हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लची जंप पॉइंट पर स्वागत करता हूं। हमने अभी तक पाषाण काल के औजारों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानकारी सोहन नदी घाटी से प्राप्त होती है, जो जहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मध्य पाषाण काल के बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं कश्मीर में हमें पहलग्राम से हैंडेक्स प्राप्त हुई है, जो लगभग पूरा पाषाण कालीन है। और बुर्जहोम और गुफलकर, ये दो ऐसे स्थान है। बुर्जहोम से हमें एक आदमी के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि इंसान ने उस समय सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया होगा, और जो कुत्ता था उसका पालतू था, और कुत्ते का मालिक कौन था? आदमी। तो हमें कुत्ते के साथ एक आदमी के नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से हमें कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं, कुछ शव और कब्रगाह की जानकारी मिलती है। और यहाँ से हमें खेती की भी जानकारी मिलती है कि मतलब यहाँ पर खेती की जाती थी। और गुफलकर से हमें गर्तावास मिले। गर्तावास देखिए दोनों जगह से मिले हैं, मतलब आदमी जो था वो गड्ढे बनाकर नीचे रहा करता था, तो दोनों जगह से मिले हैं। अब इसी प्रकार हम आगे आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में बागौर, लूनी नदी घाटी और बूढ़ा पुष्कर, यहाँ से हमें पूरा पाषाण कालीन कुछ औजार प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार बागौर देखिए, बागौर से हमें तीनों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों समय काल के बारे में बागौर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें निरंतरता बनी रही। निरंतरता मतलब कि पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक इसमें निरंतरता बनी रही। मानव यहाँ पर लगातार निवास कर रहा था। तो बागौर में देखिए मध्य पाषाण काल में हमें पशु हड्डियां मिली हैं और मानव कंकाल मिले हैं, और कुछ सींग के औजार भी मिले हैं। सींग से बने कुछ औजार, सींग का मतलब क्या है? हिरण के सींग से बने कुछ औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ से, बागौर से। और पशु हड्डियां और मानव कंकाल। और फिर नव पाषाण काल में बागौर में ही पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। जो पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं ये लगभग नव पाषाण कालीन साक्ष्य थे बागौर में ही। और एक देखिए तांबे का विशाल भंडार, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गणेश्वर से, जो कि नव पाषाण काल के लगभग अंत में, नव पाषाण काल जब खत्म होने वाला था उस समय इसका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय मानव यहाँ से आकर रहने लगा, और ये व्यापक रूप से ताम्र पाषाण संस्कृति में व्यापक भूमिका निभाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि गणेश्वर से ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल है, तो वहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले। जो गणेश्वर से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था। यहाँ से तांबे की वस्तुएं भेजी जाती थी, या तांबा भेजा जाता था वहाँ पर, अपना उस तांबे के द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती रही होगी, जो भी रहा हो। और उत्तर प्रदेश में हमें कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? लोहंदा नाला से हमें एक मातृ देवी की हारपून मिली। हारपून का मतलब समझते हैं कि मिट्टी की छोटी सी मूर्ति मिली है, हारपून, जो कि पूरा पाषाण कालीन है। यहाँ से हमें और कई मिट्टी के चित्र मिले हैं, मिट्टी के बनाए हुए खिलौने मिले हैं, और कई ऐसे स्त्रियों के मूर्ति मिली है जो नग्न है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें पारलौकिक जीवन में विश्वास था, और ये मातृ देवी पूजा किया करते थे। इसके बाद हमें सराय नाहर राज से कुछ नरकंकाल मिले हैं। यहाँ से हमें दफनाने की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से हमें गर्तावास मिले हैं, कुछ जानवर की हड्डियां मिली हैं, जो कि हमें दर्शाती हैं कि लगभग मध्य पाषाण कालीन थी। और इसी प्रकार से महदास हमें युग्म समाधान मिले हैं, जो मध्य पाषाण कालीन प्रतीत होते हैं। और दमदमा से हमें 41 नरकंकाल मिले हैं, और चौपानी मांडो से मृतभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण कालीन ऐसा एक सारे साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और देखिए महदास से युग्म समाधान नहीं, यहाँ से जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, और यहाँ से हिरण के सींग से बने औजार भी प्राप्त हुए हैं, और कुछ यहाँ से हड्डियों की मालाएं हमें प्राप्त हुई हैं महदास से, दमदमा से।
और फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश में, कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ से हमें नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए लौरा देव और कोल्डी हवा, देखिए ये दोनों बारे में पहले जान लीजिए। यहाँ से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के, लेकिन इनसे पहले माना जाता था लगभग 7000 BC जो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में पड़ता है इस समय, मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य या जौ के साक्ष्य मिले हैं जो 7000 ईसा पूर्व थे। ऐसा माना जाता है सबसे प्राचीन खेती जो थी वहीं पर की जाती है। लेकिन बाद में जब इन दोनों स्थलों की खुदाई की गई तो एक नया साक्ष्य हमारे सामने आया, जिसमें पता चला कि लौरा देव है जो वहाँ से 9000 BC के धान के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 9000 BC में खेती की जाती रही होगी। और लौरा देव से पहले कोल्डिहवा माना जाता था जो 6500 BC पूर्व है। यहाँ से हमें धान के जानकारी मिलती थी। लेकिन जब लौरा देव आ गया, कोल्डिहवा बाद जब लौरा देव आ गया तब कोल्डिहवा का महत्व कम हो गया। भाई देखिए लौरा देव में 9000 BC पहले धान उगाया जाता था ना, उसके बाद ही कोल्डिहवा में उगाया जाता था। और इसके बाद महादहा से हमें धान जौ की खेती और गोलाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ हमें हड्डी के औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार चौपानी मांडो से बर्तन उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारे जो साक्ष्य हमें नवपाषाणकालीन प्राप्त होते हैं। अब देखिए और कुछ स्थल हैं, इतने ही नहीं और कुछ स्थल हैं। जैसे एक स्थल और गुजरात है। गुजरात में हमें पूरा पाषाणकालीन भद्दर नदी है। भद्दर नदी से हमें एक हस्त कुठार प्राप्त हुई है जो कि पूरा पाषाणकालीन प्रतीत होती है। और इसी प्रकार लंघनाज, गुजरात में एक स्थान है लंघनाज, वहाँ से हमें कुछ पुरानी मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। और वहाँ से हमें 41 नरकंकाल भी प्राप्त हुए हैं। जो गुजरात है यानी लिखी है, वहाँ से हमें 41 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। और वहाँ से हमें कुछ पसवड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और फिर दक्षिण भारत की ओर हम बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं या कर्नाटक में। तो हमने आपको कर्नाटक में बताया, वहाँ से हमें एक हैंडेक्स प्राप्त हुई थी, जो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो आज बस इतना ही। अब इसके आगे हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा जहाँ से हम विस्तृत पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद जो हम चैप्टर शुरुआत करेंगे, पहले तो हम ये जानेंगे कि जैसे ताम्रपाषाण काल शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे ताम्रपाषाण काल कहते किसे हैं, क्यों इसका नाम ताम्रपाषाण काल रखा गया। और इसके बाद हमें जानेंगे कौन कौन सी संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ विकसित हुई, और उस संस्कृत के समय और कोई सभ्यता थी। जैसे ताम्रपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल का जब अंत हो जाता है, नवपाषाण काल के अंत में ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लें। हाँ, तो हमें ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। हम यहाँ पर इतना आपको बता दें, ताम्रपाषाण काल जो था वो लगभग जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके इर्द गिर्द ही था। अगर हम एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लगभग हड़प्पा सभ्यता का विकास ही इसी से हुआ था। अगर यूँ कहें हम, हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्रपाषाण काल से ही माना जाता है। और जबकि हम भारत में देखते हैं तो भारत में हम इसे ताम्रपाषाण काल के अंतिम पड़ाव से मानते हैं। लगभग 2000 BC के आसपास से हम शुरुआत मानते हैं, ताम्रपाषाण काल शुरू हुआ और सबसे लास्ट तक लगभग दूसरी शताब्दी तक ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसा नहीं, ताम्रपाषाण काल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में विकसित हुआ और ख़त्म हो गया। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें निरंतरता थी, हड़प्पा सभ्यता में निरंतरता थी और जो स्थल में प्राप्त हुए एक दूसरे से संबद्ध थे। और जबकि हमें जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ प्राप्त होती हैं उसमें कुछ संस्कृतियाँ सब एक दूसरे से संबंधित तो थी, परंतु कुछ संस्कृतियाँ ऐसी थी जो एक दूसरे से संबंधित नहीं थी, और कुछ संस्कृतियाँ ऐसी थी जो हड़प्पा कालीन या हड़प्पा से संबंधित थी। उसमें कुछ हड़प्पा की विशेषता मिलती है और कुछ
उनकी अपनी विशेषता है। और जबकि कुछ संस्कृतियाँ वहीं ऐसी हैं जिनमें कोई हड़प्पा की कोई विशेषता नहीं मिलती। हम यूँ कह सकते हैं कि वो गैर हड़प्पा संस्कृति या गैर सिंधुकालीन सभ्यता थी। तो हम आगे कल से शुरुआत करेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या होता है हम आपको कल बताएंगे, जैसा ज्ञान से प्रतीत होता होगा। ताम्रपाषाण काल तांबे का काल रहा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप बने रहिए। हम बहुत जल्द भूगोल शुरू करने वाले हैं, और जब भूगोल शुरू करेंगे तो निरंतरता बनी रहेगी हमारी क्लास की। इस समय कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हो जाता है, कभी नहीं ले पाते, कभी ले लेते हैं। तो इतना ही है, धन्यवाद।